नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्रॉनिकल पत्रिका यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल इंडिया और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए करंट अफेयर, वन लाइनर करंट अफेयर और वो करंट अफेयर जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में सीधे सीधे काम आता है। वन लाइनर एक करंट अफेयर जो सीधे सीधे आपके वनडे एग्जाम्स में काम आता है और फिर उसी करंट अफेयर पर बेस्ड एमसीक्यू की ये पूरी की पूरी क्लब क्लास है। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने देखा होगा कि एक तो सुनीता विलियम जी वापस आ चुकी है। बहुत भारतीय मूल की नासा अमेरिकी अंतरिक्ष है, भारतीय मूल की है बट अमेरिकन नागरिक है और बहुत बेहतरीन। वो इससे पहले भी स्पेस में जा चुकी है कई बार, मगर इस बार वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए गई थी और 9 महीने से वो और बूच जी जो दोनों जो है विल्मर बोच, ये दोनों जो है वहाँ फंस गए थे। और फिर स्पेसएक्स जो ट्विटर के जो मालिक है एलन मस्क, उनकी जो है स्पेसएक्स, उसके द्वारा जो है एक प्राइवेट उन्होंने उस जो स्पेसएक्स 10 मिशन भेजा और उसके साथ जो है दोनों आज सुबह सुबह फ्लोरिडा के समुद्र तट पर लैंड हुए और वो वापस आ चुके हैं। तो ये सब बहुत ही गौरवान्वित, बहुत अच्छी बात है ये सबके लिए। बहुत सभी लोग जितने भी दुनिया भर के लोग हैं वो सारे लोग इनकी ध्यान उस तरफ था। तो उसके ऊपर भी मैं कुछ लेकर आऊँगा, एक अच्छे से वीडियो लेकर आऊँगा कि जिससे आपको समझ में आए कि एक पूरा मिशन क्या था, कैसे संपन्न हुआ। पर जो कि हम एक भारतीय लोग हैं और हमारी भारतीय मूल की सुनीता विलियम जी जो हमें इंस्पायर कर रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। चलिए पहली खबर देख लेते हैं, अमेरिका से है। आजकल अमेरिका से बहुत खबरें आती है, अमेरिका से बहुत खबरें आती है क्योंकि जब से वहाँ सरकार बदली है और डेमोक्रेटिक्स जाकर रिपब्लिकन्स जब सत्ता में आए हैं और उसके जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं अमेरिका के, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने और एक नया अधिनियम लागू कर दिया है और एक वहाँ उन्होंने इस आदेश पर अपने जो साइन कर दिए हैं और इसमें कहा गया है कि जो वेनेजुएला के जो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, वो ऐसे सैकड़ों लोगों को ट्रेन डे अरागुआ, राइट, ट्रेन डे अरागुआ, राइट, ट्रेन डे अरागुआ, ये एक विदेशी आतंकवादी संगठन से कथित संबंधों के लिए अमेरिका से निकालने का आदेश दे दिया गया है। और इस कानून की बड़ी चर्चा हो रही है। जो विदेशी शत्रु अधिनियम है अमेरिका का, इसकी बड़ी चर्चा है, पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ये चर्चा क्यों हो रही है और क्या इसके पीछे वजह है, इसकी एक ऊपर टोटल एक बहुत ही डिटेल्स में वीडियो हम लेकर आया हूं मैं आज। और देखिए दो और एक चीज़ें इसके साथ साथ इतनी डिटेल्स आपको चीज़ें मिलेंगी। जो अमेरिकन कानून है, अमेरिकन संविधान है, अमेरिकन लॉ या अमेरिकन प्रेसिडेंट के इससे पहले जो भी डिसीजन लिए, उसके आधार पर ये पूरा का पूरा चीज़ मैं आपको समझाऊंगा और इससे आपको समझ आएगा कि दुनिया भर में इस कानून की क्यों इतनी चर्चा हो रही है और क्यों हमारे लिए भी ज़रूरी है एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, एज एन स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट, क्यों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको इस सारे लेक्चर्स में समझ आएगा। ट्रंप ने ये सदियों पुराना कानून है एक्चुअली, राइट, विदेशी क्षत्रिय अधिनियम को लागू किया और ऐसा कुछ उन्होंने जो है अपने चुनाव अभियान के दौरान भी वादा किया था कि जब कैंपेन चल रहा था, तभी उन्होंने वादा किया था कि मैं इस कानून को लागू करूंगा। और ये कानून द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, राइट, ये पहली बार जो है यूज किया गया है अमेरिका में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, राइट, लगभग इसमें खत्म हो चुका था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो है 1945 के बाद अब ये जो है पहली बार इतने वर्षों बाद पहली बार जो है ये कानून फिर से यूज किया गया है, राइट। इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी गई है, जो इट ऑब्वियस था, राइट, इट ऑब्वियस कि वहाँ जो है कोर्ट में जरूर लोग जाएंगे, राइट, कोर्ट में जरूर जाएंगे। और इसे कहा गया है कि निर्वासन पर, क्योंकि जो इमिग्रेशन पॉलिसी अब ट्रंप लेकर आ रहे हैं वो इसके लिए ये सारा का सारा करा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो निर्वासन पर जो अस्थायी रूप से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है और फिर जो अप्रवासियों को 2 विमान लेकर चले गए थे, उन्हें अल सल्वाडोर होंडुरास के लिए जो रवाना हो चुके थे, उनके ऊपर भी जेम्स सी बोसबर्ग ने आदेश दिया कि जो सभी उड़ानों को अमेरिका वापस लौटना चाहिए, वो चाहे वो विमान वापस लौटा हो या नहीं,
यानी इसका मतलब ये है कि जो 2 विमान अल साल्वाडोर और होंडुरास के ऑलरेडी चले गए हैं, उन विमानों को वापस लाया जाए, यहाँ अमेरिका में वापस लाया जाए, उन लोगों को वापस लाया जाए, और फिर अगली सुनवाई जब होगी या आगे जब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद ही इसके ऊपर करा जाएगा। वेनेजुएला की जो सरकार है उसने कहा कि भाई ये बहुत ही बेबुनियाद और अननेसेसरी चीज़ें हैं और हम इसको खारिज कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो भाई अब कोई भी देश के खिलाफ अगर कोई चीज़ आएगी तो मानने थोड़ी कि नहीं नहीं हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली। बट इसके पीछे जो ट्रम्प की असली मंशा है वो मंशा है जो अप्रवासी अवैध अप्रवासी जिन्हें कहा जा रहा है कि वह जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो अमेरिका में घुसे हैं, ऐसे लोगों को निकालने के लिए सरकार ट्रम्प जो है इस कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि वहाँ का मीडिया, वहाँ का अपोजिशन, वहाँ का कोर्ट ये कह रहा है कि अगर इलीगल प्रवासी अगर अमेरिका में है तो उनको हम एक मानवता दृष्टिकोण से उनकी तरफ देख सकते हैं, एक दूसरा रास्ता भी उनके लिए निकाल सकते हैं कि ना कि जिस तरह से भारत के जो अवैध प्रवासी थे जिनको बेड़िया हाथों में पैरों में बेड़िया बांध कर लाया गया, चोरी चुपके से उनको अमृतसर उतारा गया, और जिस तरह से बेइज्जती भारत की हुई है वहाँ और दुनिया भर में, जैसे ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प हो, इन्होंने उसी ऑफिशियल जो प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट पी जैसे पीएमओ होता है वैसे प्रेसिडेंट ऑफिस से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भारतीय कैदियों जो रिहाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन्हीं की वीडियो ट्वीट की और दुनिया भर को ये दिखाया गया कि इसी तरह से आपके साथ हर्ष होगा। तो ये जो अमानवीय दृष्टिकोण है अमेरिकन सरकार का राइट नाउ कि इसको ऊपर, क्योंकि इसको लेकर अगर देखिए भारत में भी इलीगल प्रवासी है, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, मगर भारत बहुत ही मानवीय तरीके से उनको वापस भेज रहा है, उनको ढूंढ रहा है, डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो उनको वापस भेज दे रहा है। ये नहीं कि आप उनको एक कैदियों की तरह ट्रीट करो या कोई खूंखार आतंकवादियों की तरह ट्रीट करो, ये चीज नहीं। तो भारत ने एक अच्छी मिसाल कायम करी है और ये बहुत जरूरी है, राइट। तो वेनेजुएला सरकार ने इसको खारिज कर दिया। विदेशी शत्रु अधिनियम क्या है? ये 1798 में लागू किया गया था। ये संघीय कानून है, यानी दोनों पे लागू होता है, या जो राज्य है और संघ है, अमेरिकन संघ, ये सा। और ये विदेशी और राजद्रोह नियमों का हिस्सा है। विदेशी और राजद्रोह, राइट, विदेशी शत्रु और देश के अंदर राजद्रोह, इन दोनों अधिनियमों का ये हिस्सा है। 1798 की अगर बात करें तो विदेशी शत्रु अधिनियम जो है ये अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देता है। 1798 का ये जो कानून है, ये अधिनियम क्या अधिकार देता है कि जो सभी विदेशियों को निर्वासित करने का आदेश दे जिन्हें वह संयुक्त राज्य अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। ये एज इट इज लाइन है अमेरिकन गवर्नमेंट की, अमेरिकन वेबसाइट से मैंने ली है, एज इट इज ये लाइन है कि ऐसे सभी विदेशी नागरिक, जो विदेशी लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनको निर्वासित करने का आदेश वो दे सकते हैं। किनको? जो लोग अमेरिका की शांति और सुरक्षा में खतरा महसूस कर रहे हैं, अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, राइट। और दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है? जिनके पास संदेह करने यानी डाउट के लिए उचित आधार है कि वे सरकार के खिलाफ किसी भी देशद्रोह या गुप्त साजिश में शामिल है। ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ, सरकार उखाड़ फेंकने के लिए उनके पास अगर कोई संदेह है सरकार के पास, अब ये जो संदेह वाला बात है यहाँ पे सारा पेज फंस रहा है। अब मान लीजिए सरकार ने किसी के ऊपर भी संदेह कर लिया कि नहीं हमें डाउट है कि ये व्यक्ति सरकार के खिलाफ सरकार उखाड़ने के लिए या देशद्रोह की साजिश कर रहा है, तो ये जो संदेह वर्ड है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, राइट, देयर इज नो क्लैरिटी, राइट। सो दैट इज द रीजन ये सब चीजें डिबेटेबल हो गई है। ये कानून राष्ट्रपति को, राइट, घोषित युद्धों, आक्रमण के दौरान शत्रुतापूर्ण माने जाने वाले देश या गैर नागरिकों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने का अधिकार देता है, राइट। अगर युद्ध जन्य परिस्थिति, अब वैसे देखा जाए तो अभी जो इलीगल इमिग्रेशन है, ट्रंप ने उसे सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन कहा है। क्या कहा है? दिस इज द वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन, राइट। ये युद्ध जन्य परिस्थिति ही है, ऐसे ट्रंप ने कहा है, दिस इज द युद्ध जन्य परिस्थिति है। इसीलिए हम इस परिस्थिति में इस तरह का अधिकार जो है ये कानून देता है। तो
तो इसीलिए ट्रम्प ने कहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है अमेरिका में, जिन्होंने अमेरिका में बहुत कब्जा कर रखा हो, चाहे भारत से हो, पाकिस्तान से हो, या मेक्सिको से आने वाले लोग हो, या कोई भी हो, तो इसलिए मैक्सिकन दीवार की भी बात हो रही थी। मेक्सिको पे एक मैक्सिकन वॉल बनाने की जो ट्रंप ने शुरुआत करी थी, उसकी भी बात अब फिर से चल रही है। यह अधिनियम राष्ट्रीयता के आधार पर ऐसी कार्रवाई के लिए अनुमति दे देता है जो बिना अदालत में सुनवाई और संवैधानिक अधिकारों में कोई भी, मतलब जैसे अगर इस कानून को लागू कर दिया और इसके तहत जो कार्रवाई करने के अधिकार राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं, उसको आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। और ये बात को लेकर दुनिया भर में और अमेरिका में भी जो लोग हैं उनको चिंता हो रही कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा अगर आप बस किसी सरकार को ये डाउट है कि ये देश के खिलाफ साजिश कर रहा है और उसको जेल में डाल देंगे, तो ये चीजें बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। तो ये ऑटोक्रेट जो एक हुकुमशाह करते हैं, जैसे हिटलर करता है, जैसे हिटलर ने किया था, जो हुकुमशाह करते हैं, दुनिया भर के जो हुकुमशाह रहे ऐसे ही काम करते हैं, तो यही काम शायद अमेरिका में हो जाए, ऐसी चिंता अमेरिकन नागरिकों को सता रही है। यूएस का जो नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट है, उसने ये कहा है कि जो विदेश में जन्मे हैं अमेरिकियों पर प्रतिबंध कड़ा करने और सरकार की आलोचना करने वाले भाषण को भी सीमित करने में ये मदद की है। देखिए कितना खतरनाक है। मतलब जो अमेरिका दुनिया भर में डेमोक्रेसी का प्रहरी माना जाता है, जो अमेरिका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सबसे ज्यादा तरजीह देता है, जो अमेरिकन नागरिक हमारे अपने देश के राष्ट्रपति की खुलकर आलोचना करते हैं, अमेरिकन नीतियों की आलोचना करते हैं, हमारे देश में आपको बहुत कम दिखेगा कि कोई पॉलिटिकल कोई भी पार्टी हो, इफ ए और बी डजंट मैटर, बट कोई सिने सृष्टि के लोग जो है, सो कॉल बॉलीवुड या टॉलीवुड या कोई भी, वो लोग सरकार की आलोचना करें, ये बहुत कम होता है भारत में। मगर आपने देखा होगा कि ऑस्कर जैसे मंच पर या हॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो एक्चुअली एक्टिविस्ट ही होते हैं, वो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट होते हैं, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं अपनी कला के जरिए, और खुद जमीन पर उतर कर काम करने वाले कलाकार होते हैं। तो वैसे कलाकारों को जो है, जो सरकार की आलोचना मुखर रूप से करते हैं, और ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी भी है, डेमोक्रेसी में सरकार की आलोचना करना हर नागरिक का अधिकार है। देखिए, भक्ति करना, किसी नेता को पूजना, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है। दिस इज नॉट राइट, एक्चुअली दिस इज द चॉइस कि आपको ABCD में से कोई भी एक व्यक्ति पसंद आ सकता है, वो चाहे इस पार्टी का है या उस पार्टी का हो। आप उसकी चरण वंदना करो, आप उसकी भक्ति करो, या उसको हेट करो, या उसको गाली दो, ये आपकी चॉइस हो सकती है, राइट। बट सरकार की आलोचना करना, सरकार की नीतियों पे सवाल खड़ा करना, सरकार से सवाल पूछना, ये बेसिक राइट है, ये हमारा अधिकार है, एज अ नागरिक हमारा अधिकार है। और यही अधिकार जो है अमेरिका में अब सीमित करने में ये कानून मदद करेगा, इसलिए अमेरिका में बहुत चिंता हो रही है। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? इसको 3 बार पहले लागू कर चुके हैं, अब से पहले 3 बार लागू हो चुका है। सभी युद्ध के समय, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 1812 का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये तीन टाइम्स ये लग चुका है। यह अधिनियम 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के साथ तनाव बढ़ा था, तब ये लगा था। और इसका उद्देश्य जो थे, जो विदेशी नागरिकों के द्वारा जासूसी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ऐसे विदेशी नागरिक जो अमेरिका में उत्पात मचा रहे हैं या वहाँ की हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ की शांति को भंग कर रहे हैं, ऐसे विदेशी नागरिकों जो जासूसी कर रहे हैं अमेरिकन सरकार के, उनको रोकथाम के लिए लगाया गया था। राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन इन्होंने पहली बार 1812 युद्ध के दौरान ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ इसको लागू किया था, राइट। इस कानून का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हुआ। जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जापानी, इटालवी, ये प्रवासी जो इन प्रवासी के जो वंश के आधार पर हिरासत में इनको लिया जा रहा था, निष्कासित किया जा रहा था, और इनके ऊपर बैन भी लगाया जा रहा था। इस कानून के तहत जो जर्मन नागरिक है, जो जापानी नागरिक है, ऑस्ट्रो हंगेरियन नागरिक है, और जो इटली के नागरिक है, इन जो मुसोलिनी का था वहां, इन सभी नागरिकों को रोकथाम के लिए किया जाता था। आक्रमण, राइट, ये जो शब्द है मैंने जैसे इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, इसकी एक आधुनिक व्याख्या है आक्रमण। देखो पहले क्या होता था, युद्ध होता था तो आक्रमण ये शब्द सुनाई देता था, बट ये मोस्टली सैन्य हमलों को लेकर ही इसको संदर्भित किया जाता था कि
आक्रमण का असल मतलब होता है सैन्य हमला। अब वो सैन्य हमला किसी भी तरीके से हो सकता है। पहले के जमाने में जो है तीर कमान से लड़ा जाता, गधे से लड़ा, मतलब जो गधा होती है, नॉट गधा, राइट, गधे से लड़ा जाता था। वो चाहे रथ घोड़े से, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में तलवारें आई, फिर तोपें आई, फिर बंदूकें आ गई। तो अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया है, राइट। अब मगर दुनिया भर के जो पॉलिटिशियन है, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप इस व्याख्या को बहुत ही व्यापक प्रमाण पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि जो गैर कानूनी प्रवास है, यानी कि इलीगल इमिग्रेशन, और जो ड्रग्स आदि जो मादक पदार्थ है, राइट, नशीली पदार्थ है, उनकी तस्करी, इसको भी अपने देश के खिलाफ आक्रमण के रूप में ही मानने की सलाह देते हैं या मानते हैं। ट्रंप तो यही मानते हैं। ट्रंप ने यही हवाला दिया है कि अमेरिका में मेक्सिको के द्वारा जो ड्रग्स लाई जा रही है और अमेरिकन जनरेशन को खराब कर रहे हैं, या अमेरिकन रिसोर्सेस पे भारत, पाकिस्तान और दुनिया भर के जितने भी देश है, उन देशों से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उन सभी लोगों को जो वे लोग अमेरिकन रिसोर्सेस पे दबाव बना रहे हैं, ये इसको आक्रमण के रूप में ही देखा जाएगा, राइट। इट्स अटैक के रूप में ही इसको देखा जाएगा, राइट, अटैक के रूप में। ये अगर ये इस दृष्टिकोण को अगर देखें तो युद्धकालीन जो प्राधिकरण है, युद्ध काल में जो किया जाता था कि भाई सामूहिक निर्वासन को लागू करने के साधन के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। आप जब वॉर छिड़ गई है, जब जंग छिड़ गई है, तब आप इन कानून को लागू करते थे और इसके तहत सरकार को शक्ति मिलती थी। मगर जब आप आक्रमण की परिभाषा ही बदल रहे हैं, और जब आप समझते हो कि जो ड्रग तस्करी है, जो वहां की पुलिस भी रोक सकती है, बट उसको अगर आप युद्धजन्य परिस्थिति का नाम दे रहे हैं, तो फिर आपके पास तो असीमित अधिकार आ जाएंगे, जिससे आप डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, जिसके बेसिक राइट्स है और फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यू कैन कर्ब, राइट। अगर डायरेक्ट संघर्ष के अलावा अगर बात करें तो कोई भी एक ऐसा राष्ट्र जो विदेशी राष्ट्र है, उसके सरकार द्वारा आक्रमण या शिकारी आक्रमण के प्रयास या धमकी के खिलाफ भी इसको लागू किया जा सकता। अब ये धमकी वर्ड भी बड़ा खतरनाक है, राइट। थ्रेट, राइट, थ्रेट्स तो कुछ भी हो सकता है, थ्रेट्स तो कुछ भी हो सकता है भाई। टैरिफ ये भी धमकी है कि भाई हम जितना चाहे टैक्स लगा ले, अगर आपने कुछ किया तो ये भी धमकी है। मान लो अगर अमेरिका के खिलाफ कल को भारत भी करता है कि नहीं नहीं, आप तो हमारे वस्तु के ऊपर इतना टैरिफ लगा रहे, हम भी आपकी वस्तु के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो फिर मान लो आप उसको कहोगे नहीं, भारत ने हमको धमकी दी, राइट, या ईयू हमको धमकी दे रहा है, तो इसको धमकी की भी परिभाषा ठीक से नहीं है, तो आप कल को इसको टैक्स को भी लेके जा सकते हैं। अगर आप इलीगल इमिग्रेशन एंड जो ड्रग्स एंड आदि जितना भी इलीगली आ रही है अमेरिका में, उसको भी आप युद्ध मान रहे हैं, तो कल को टैरिफ वॉर को भी आप युद्ध ही मानेंगे जो आपने छेड़ दिया, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये सब चीजों को लेकर जो है बड़ी जश्मजहस है अमेरिका में। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। अभी तो फिलहाल यही है कि अमेरिका में ये कानून फिर से जो है लागू कर दिया गया है। अब देखते हैं इसका क्या हश्र होता है आगे चल के। अब देखिए बलूचिस्तान से एक खबर आई थी, आपने देखा भी होगा। हमने मतलब मैंने खास करके, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा था वो पढ़ाते समय, ट्रेन जब हाईजैक की गई, ये बहुत ही खतरनाक की, अरे एक ट्रेन कैसे हाईजैक की जा सकती है, मतलब इतनी बड़ी ट्रेन, प्लेन हाईजैक करना समझ में भी आता है कि उसको कहीं जाके छोटी सी जगह में रख दिया, है ना पर पूरा का पूरा ट्रेन हाईजैक कर ली, इतनी बड़ी ट्रेन जिसमें इतनी सारी बोगियां लगी होती है, इंजन लगा होता है, बाकी और भी चीज़ होती है, और इसमें इतने सारे प्रवासी होते हैं। वहाँ एक ट्रेन को पूरा का पूरा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे BLA कहा जाता है, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनके जो विद्रोही लोग हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के ही जो बोलन जिला है उसमें क्वेटा से पेशावर जो जा रही थी, जाफर एक्सप्रेस नाम है उसका, वो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, और वो बोलन जिले में उसके ऊपर हमला किया और पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। और इस ट्रेन में जिम्मेदारी ली BLA ने कि हमने इसको हाईजैक किया है, हम स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 182 लोग का इन्होंने बंधक बना लिया गया था, और जवाबी कार्रवाई में जब पाकिस्तानी सेना ने हमला किया या पाकिस्तानी सेना जब छुड़ाने गई, तो 20 पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी उसमें मारे गए, और एक ड्रोन को भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार गिराया था। इस क्षेत्र में जो अशांति फैली हुई है, इसके बीच में जो बलूच विद्रोही द्वारा जितने भी हमले हुए बलूचिस्तान, स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए, उनमें से अब तक का सबसे बड़ा हमला में से एक हमले थे। अब तक जितने भी हमले हुए हैं
उसमें छोटे मोटे होते रहे, जैसे पिछले दिनों आपने सुना होगा कि चीन जो पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, राइट, चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, राइट, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी हमला हुआ था, राइट, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, राइट। तो ट्रेन हाईजैक अगर बात करें तो दक्षिण एशिया में इस तरह की ये पहली घटना है, राइट। इससे पहले ऐसी कोई घटना दक्षिण पूरे साउथ एशिया में नहीं हुई है, राइट। तो ये साउथ एशिया की पहली ऐसी घटना है जहां किसी एक विद्रोही गुट ने पूरी की पूरी ट्रेन जो है हाईजैक कर ली हो, राइट। बलूचिस्तान के संदर्भ में देखते हैं, बलूचिस्तान के संदर्भ में अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के जो 4 प्रांत है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनवा, ये सबसे बड़ा है बलूचिस्तान, लेकिन सबसे कम आबादी वाला ये प्रांत है। यहाँ जातीय समूह देख लेंगे कौन कौन से रहते हैं, तो मुख्य तो बलूच है, फिर ब्राहुई है और फिर पश्तून भी है। और ये बहुत ही समृद्ध एरिया है, मगर सबसे पिछड़ा हुआ ये इलाका है। सबसे समृद्ध इसके माने क्योंकि इसमें तेल है, गैस है और सोने तांबे के भंडार भी है। और अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो पाकिस्तान के अन्य क्षेत्र है, उन अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, जबकि रिसोर्सेज के मामले में सबसे आगे है। 1947 में बलूचिस्तान का विभाजन हुआ था और इसमें 4 रियासतों में से विभाजित किया गया, जिसमें कलात, खारन, लासबेला और मकरन। ये बलूचिस्तान का विभाजन हुआ, मतलब जब पाकिस्तान बना, 19 भारत हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान बना, भारत का जब बंटवारा हुआ तब, तो इधर भारत और उधर पाकिस्तान बना, तो उसमें भी फिर बलूचिस्तान का विभाजन किया गया और उसे 4 प्रांतों में बांटा गया, कलात, खारन, लासबेला और मकरान। ये प्रांत 1948 की अगर बात करें तो यहाँ विद्रोह, क्रूर राज्य दमन और एक स्थायी बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन की शुक्र का मतलब ये गढ़ रहा, क्योंकि यहाँ हमेशा देखिए, अब जो देश तलवार की नाव पे बन रहा है, तलवार की नोक पे बन रहा है, जो देश तलवार की नोक पे बन रहा है वहां शांति कैसे रह सकती है। तो यहाँ 19 जैसे 1947 में इसको 4 भागों में बांटा, फिर वहीं से एक बलूचिस्तान की मांग उठने लगी और इसीलिए यहाँ पे राज्य द्वारा दमन शुरू हो गया, यानी पाकिस्तान के द्वारा विद्रोह हुआ और फिर यहाँ एक बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ और ये सिलसिलेवार श्रृंखला जो है अब तक चलती आ रही है। उसी कड़ी में अभी हाल ही में जो जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जाने वाली, उस एक्सप्रेस पे हमला हुआ है। स्वतंत्रता के बाद बलूचिस्तान मार्च 1940 तक पाकिस्तान के साथ संधि के तहत स्वतंत्र रहा। देख लो, ये भी एक है, पाकिस्तान के साथ वो रहा मगर एक जुड़ा रहा, जैसे यू मान लो, ऐसे इस तरह से, राइट। विभाजन के दौरान की बात करें तो जो खारन है, लासबेला है और मकरन है, उसको पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प चुना इन 3 इन्होंने, और कलात ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना। कलात ने चाहा कि हम स्वतंत्र देश बनेंगे, मतलब बलूचिस्तान, राइट, स्वतंत्र देश। बट 11 अगस्त 1947 को कलात ने मुस्लिम लीग के साथ संधि कर ली, राइट, मुस्लिम लीग के साथ संधि कर ली। अब देखो क्या हो रहा है, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 आया नहीं, पाकिस्तान बना नहीं है। जब रियासतों के साथ बातचीत चल रही थी तभी क्या हुआ, मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने एक संधि कर ली और उनकी स्वतंत्रता को फिर एक मान्यता दी गई। पाकिस्तान ने क्या कहा कि हाँ, कलात जो है एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र के तौर पर रहेगा। बट क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक ज्ञापन जारी कर दिया जिसमें यह कहा कि भाई कलात खान जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के लिए अब ये तैयार नहीं है, कलात के जो खान समुदाय है वो अब ये जिम्मेदार, अभी अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा सिनेरियो बदलेगा, यहाँ भारत बनेगा, वहां पाकिस्तान बनेगा और पूरा का पूरा दक्षिण एशिया का भौगोलिक स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। इन सभी चीजों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय करार, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जो बन रहा है उसके लिए अभी ये तैयार नहीं है। इसीलिए 26 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई की और
बलूच के जो तटीय क्षेत्र है उसमें पसनी, जीवानी, तुर्बत, यहाँ तक अपनी सेना चली गई। उन्होंने बहुत अत्याचार भी किए और जबरदस्ती जो है कलात को पाकिस्तान में विलय के लिए सहमत होने के लिए मतलब ऑब्वियसली जब आपके ऊपर हमला हो जाए, आप एक छोटा सा प्रदेश है, राइट, आप 4 प्रदेशों में विभाजित हुए, उसमें से भी एक ही प्रदेश बोल रहा है कि हमें स्वतंत्र रहना, बाकी तो पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। फिर आपके पास क्या विकल्प बचता है? ना आपके पास आर्मी है, ना आपके पास हथियार है, और एक इतने बड़े देश के साथ आप कैसे लड़ोगे? रहना आपको उन्हीं के साथ है। और जब आपको होशो आवाज नहीं है और आप उस देश की सेना आपके यहाँ चुपके से घुस जाए तो आप क्या करोगे? आपके आपके पास पाकिस्तान में मिलने के अलावा कोई रास्ता था नहीं। तो यहाँ तक बलोच की हिस्ट्री थी। ये देखिए, ये क्वेटा, ये पूरा पूरा बलूचिस्तान यहाँ पर है, ये सिंध प्रांत, ये पंजाब, ये पूरा का पूरा ये जो हरे में आपको दिख रहा है ना, ये आबाद प्रांत है। सिंध प्रांत आबाद है, इस्लामाबाद वो पंजाब प्रांत आबाद है, इधर ये आबाद है। बट ये क्वेटा, ये वाला जो बलूचिस्तान वाला पार्ट है, हरा व्हाइट वाला, ये आपको दिखेगा कि बहुत पिछड़ा हुआ पार्ट है। कलात के खान कलात, मकरान, लाजबेला और खारन को इन्होंने नियंत्रित किया था और इन्होंने शुरुआत में स्वतंत्रता के पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता, फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र, पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र जिसका नाम है बलूचिस्तान, राइट, बलूचिस्तान, इसकी मांग की थी। बट उन्होंने बाद में जो है हस्ताक्षर कर दिए। बाकी जो रूस का यहाँ प्रभाव था अन्य बलूच क्षेत्रों पर, यहाँ मगर हमेशा रहा और पाकिस्तान के एकीकरण में इसने योगदान भी दिया, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि रशिया आगे बढ़े। तो ये चीज भी यहाँ हुआ, इसीलिए रशिया जो है अफगानिस्तान में मुड़ गया था बाद में, आपने देखा होगा। वो एक अलग चैप्टर है, किसी और दिन पढ़ाएंगे, राइट। ये हुआ, बलपूर्वक एकीकरण किया गया फिर कलात को, राइट। और यहाँ से जो है बलूचिस्तान के लोगों में, बलूच लोगों में एक असंतोष पैदा हुआ और यहीं से असली कहानी शुरू हो जाती है। बलूच राष्ट्रवादियों, जो बलूच के राष्ट्रवादी नेता है या लोग है, उन्होंने एकीकरण की बात करी, स्वायत्तता की बात करी, सांस्कृतिक पहचान के साथ उन्होंने कहा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। क्योंकि यही विश्वासघात देखो पाकिस्तान ने किसके साथ किया? आज के बांग्लादेश के साथ, पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, ये विश्वासघात भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ किया। आज के बांग्लादेश क्या किया? पार्टीशन तो हो गया, बट उनका कल्चर, वो मुस्लिम तो है बट उनकी भाषा उर्दू नहीं है, बंगाली है। उनकी बोलचाल की भाषा बंगाली है, वो साहित्य बंगाली में लिखते, वो बात बंगाली में करते, उनको बंगाली म्यूजिक पसंद है, वो खान पान उनका बंगाली है। अब देखो धर्म जो है ना, धर्म मतलब मार्क्स ने सही कहा था, धर्म अफू है, अफीम है धर्म, नशा है। धर्म से ज्यादा बड़ा क्या होता है? आपका कल्चर, आपकी भाषा, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो उसका खान पान, रहन सहन, इन सभी चीजों का प्रभाव भी धर्मों पे पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक जगह जो चीज मना होती है, जैसे नॉन वेज है मान लीजिए, जैसे नॉर्थ में आप बिल्कुल नहीं चलेगा, मगर साउथ में आप देखोगे मंदिर प्रसाद के तौर पे भी बांटा जाता है कई जगह पर, बंगाल में आप देख लीजिए। तो ये फर्क है, ये क्योंकि उसका खान पान का, उसके कल्चर का, कल्चर बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। धर्म उसका एक हिस्सा है, धर्म महज एक हिस्सा है। हम जो आज की डेट में धर्म को बहुत बड़ा बना रहे हैं और इंसान को छोटा 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 करते जा रहे हैं। धर्म आपके मुक्ति का रास्ता है, वो अलग चीज है। आस्था, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ये आपके जीवन का अभिन्न अंग है। मगर धर्म भी किसी एक देश को, एक धर्म एक देश, ये सूत्र काम नहीं करता। एक धर्म एक देश, ये सूत्र फेल है, दिस इज फेल, राइट। इसलिए भारत दुनिया भर में सबसे अनूठा देश है, यहाँ इतने धर्म है, शांति से रहते हैं। थोड़े बहुत अपनी जो पॉलिटिकल इच्छा है उनको पूरी करने के लिए या समाज में अशांति फैलाने के लिए कभी औरंगजेब, कभी कुछ इस तरह के मुद्दे सुलझा देते हैं और फिर दंगे जो है दंगे हो जाते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट फिर भी ये देश बहुत बड़ा देश है। अब देखिए भारत का ये उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श उदाहरण कि कैसे यहाँ सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, जैन, हिंदू, सभी देश, इस्लाम, सभी देश जो है यहाँ बहुत शांति से भाईचारे के साथ रहते हैं, ये एक देश है। मगर वही पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बना, एक धर्म एक देश एक भाषा, नहीं चला, बांग्लादेश बना। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की भाषा क्या थी? बांग्ला।
ये फर्क है, राइट। तो यही विश्वासघात बलोचियों के साथ भी हुआ, जो विश्वासघात पाकिस्तान ने आज के बांग्लादेश के लोगों के साथ किया था। मगर वही बांग्लादेश अब फिर कट्टरता की तरफ जा रहा है, अपने इतिहास से वो भी नहीं सीख रहा है। भाई यही कट्टरता के खिलाफ तो आपने आवाज उठाई थी, इसी कट्टरता के खिलाफ आपने आवाज उठाई, तभी जाके भारत की एक सबसे बड़ी कणखर, जिसे कहते हैं एकदम स्ट्रांग प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। यही चीज पाकिस्तान अभी भी नहीं समझ रहा है। अगर यही चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं कि यहाँ बलूचिस्तान बन जाएगा, राइट। ये अनुभव किया और पाकिस्तान में उन्हें दबाने में ये पाकिस्तान जो है कामयाब रहा, उस आंदोलन को शमन करने में कामयाब रहा। अगर ऐसा होता, वो लोग आज अगर आपके साथ मान जाते तो वो क्यों आंदोलन करते? आज की डेट में 2025 में उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली, राइट। ये चीज है। वर्तमान स्थिति क्या है? एक बार जो संप्रभु राज्य बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का सबसे उपेक्षित और गरीबी से ग्रस्त प्रांत है। वो अपनी कल्चर, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने सण उत्सव त्योहार, अपने रहन सहन, अपने कपड़े, इन सब चीजों पे पाकिस्तानियत थोपी जा रही है, उसके खिलाफ बलूचिस्तान खड़ा हो रहा है। और एक समय जो एक स्वतंत्र राष्ट्र था, जो बहुत ही स्ट्रांग था, वो आज एक गुर्बत के दिनों में गुजारे कर रहा है, राइट। सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत है, खनिजों से समृद्ध है, उसके बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में केवल 4% का योगदान देता है। क्यों? क्योंकि विकास नहीं है, विकास कॉन्सेंट्रेट है इधर पाकिस्तान के अन्य इलाकों में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये आर्मी बनी BLA, एक बलूच जातीय राष्ट्रवादी समूह है ये पूरा का पूरा। और ये 2000 के दशक में बलूचिस्तान को स्वतंत्रता हासिल करने के उद्देश्य से बना था। पाकिस्तान ने 2006 में इस संगठन पर बैन लगा दिया और अमेरिका ने भी 2019 में इसको वैश्विक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसका इतिहास अगर देखेंगे तो 1947 में, जैसे ही 1947 में पाकिस्तान बना, उसके बाद बलूचिस्तान में 5 विद्रोही गुट, अलगाववादी गुट उठ खड़े हुए, 5 अलग अलग। और उन्होंने कहा, पाकिस्तान के प्रति उनका आक्रोश बढ़ा और 1990 के दशक के अंत तक, मतलब 2000 के आसपास BLA का उदय हुआ। अभी जो संगठन वहां काम कर रही, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भी घोषित किया गया। 2000 के दशक के शुरुआत में जैसे उसका उद्देश्य जो बलूचिस्तान के संसाधनों का बड़ा हिस्सा अपने लोगों के लिए सुरक्षित करना, मतलब वो सारे संसाधनों पे बलूचिस्तान के लोगों का ही हक होना चाहिए। और उसके बाद जो है यही इसकी डिमांड थी 2000 में, मगर वो भी पाकिस्तान ने पूरी नहीं करी, राइट, वो भी पाकिस्तान ने पूरी नहीं की। और फिर इसके कारण जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग उठना शुरू हो गई। और अगर बात करें तो जो बलूचिस्तान के आंदोलन का अध्ययन करे, उन्होंने कहा कि बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब खैर बख्श मरी, उनके बेटे बालाच मरी, इन्होंने इसका किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था। सैन्य शासक थे परवेज मुशर्रफ, उनके नेतृत्व में जब सरकार बनी थी, तब नेता जो थे बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगती, उनकी हत्या हुई थी। उनकी हत्या के बाद 2006 से विद्रोह बहुत बढ़ गया, तेजी आ गई, क्योंकि उनके मुख्य नेता की हत्या हो गई। एक साल बाद बलाच मरी की भी हत्या कर दी गई, राइट, और सरकार ने BLA पे फिर प्रतिबंध लगा दिया। बलाच मरी के जो पिता थे नवाब खैर बख्श मरी, इनका दिसंबर 2014 में निधन हो गया है। और अभी जो है BLA ने खुद को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए डिमांड रखी हुई है कि हमें आजाद नेशन घोषित कर दिया जाए, राइट। बलूचिस्तान पर भारत का रुख क्या है? भारत का रुख ये है कि भाई भारत ने कहा कि भाई जो भू राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता है, इसको हम महत्व देते हैं, और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध प्रभावित है तो उसको भी भारत अपनी बात रखता है। कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान संघर्ष और बलूचिस्तान में किसी भी तरह की भागीदारी को तनाव बढ़ने का संभावित कारण ये बनाता है, तो इसलिए भारत इन चीज़ों से बचता है कि नहीं, हम शांति की अपील करते हैं, जो भी चीज़ें हो। अगर बलूचिस्तान के लोगों की कुछ डिमांड है तो उस सरकार को अपने लोगों की डिमांड शांति से सुननी चाहिए, बस हम इतना ही रुख रखते हैं, राइट। और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन भी करता है भारत, यही कहता है कि भाई अगर भारत बलूचिस्तान के लोगों का कुछ निर्णय है तो उसका भारत सम्मान करता है, और पाकिस्तान ने भी उनका सम्मान करना चाहिए। मगर भारत ने सीधा सीधा कहा है कि पाकिस्तान का जो आंतरिक मसला है उसमें हम लोग नहीं पड़ेंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। कुल मिलाकर यही है कि भाई जो बलूचिस्तान है उसके ऊपर भारत का जो एक ही दृष्टिकोण है, एक ही रुख है कि ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मगर जो मानवाधिकार का उल्लंघन है उसके बारे में हम चिंतित हैं
और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान शांति से मसला हल करे, मगर किसी भी तरह मानव अधिकारों का उल्लंघन यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन हमारी दो खबरें थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, तो इनको आप देखिएगा, ये आपको स्टेट पीसीएस, यूपीएससी ऐसे इन सब में काम आएगी। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं वन लाइनर करंट अफेयर, जो वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस में ऐसे सवाल आ जाते हैं, अब तो खैर यूपीएससी में भी आ जाते हैं ऐसे इस टाइप के सवाल, बट स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस और रेलवे और आदि एग्जाम्स में जहाँ सीधे सीधे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये वहां ये सवाल हम करेंगे। आरबीआई ने जो हमारी पहली न्यूज है वो है आरबीआई से। आरबीआई ने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 का ये संस्करण का पुरस्कार जीता है, और आरबीआई ने लंदन में सेंट्रल बैंकिंग से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड आरबीआई को मिला है हाल ही में, राइट। ये पुरस्कार विशेष रूप से जो आरबीआई की इनिशिएटिव्स है, जो आरबीआई की पहले है सारथी और प्रवाह, सारथी और प्रवाह नाम की दो इनिशिएटिव्स है, सारथी प्रवाह, दिस इज आरबीआई इनिशिएटिव, राइट। ये आरबीआई की इनिशिएटिव्स है। तो इन इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो इन इनिशिएटिव्स ने आरबीआई को और बैंकिंग सिस्टम को पूरा का पूरा आधुनिक बनाया है। तो ये पुरस्कार आरबीआई के द्वारा जो कागज आधारित प्रक्रिया को कम करना, पेपरलेस के तरफ ज़्यादा जाना, डिजिटल ज़्यादा होना और इन हाउस डिजिटल समाधान, उसके माध्यम से दक्षता बढ़ाना, ग्राहकों को सेवा देना, इसकी जो प्रयास है आरबीआई के, उसको ये मान्यता प्राप्त करता है। ये पुरस्कार उसको रिकग्नाइज करता है और आरबीआई के इन प्रयासों को पुरस्कृत भी कर रहा है। जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था सारथी। इसने आरबीआई का जो आंतरिक वर्कफ्लो है उसको डिजिटल कर दिया है, उसको डिजिटलाइज कर दिया है, और जितने भी सुरक्षित डॉक्यूमेंट्स हैं उसका रख रखाव यानी भंडारण, समृद्ध यानी बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और उन्नत एडवांस डेटा एनालिसिस, इन सभी चीज़ों का सारथी के कारण संभव हो पाया है। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको रखना, जो डेली डाटा आ रहा है उसको विश्लेषण करना और उसका भंडारण करना, इन सभी चीज़ों को सारथी के द्वारा हासिल किया गया है, राइट। सारथी ये प्रणाली, ये जो प्रणाली है दो आरबीआई के जो विभाग है उनके साथ एकीकरण करता है, मतलब डिफरेंट जितने भी विभाग है उनको जोड़ता है, राइट। इनको यहाँ जोड़ लेता है, यहाँ, राइट। ये क्या है, मान लो सारथी एंड प्रवाह, राइट। और ये सभी डॉट्स के बीच में, सभी जितने भी प्लेयर्स है उनके बीच में एक एकीकरण करती है, सहयोग बढ़ाती है, और जितना भी मैनुअल है, खंडित मैनुअल, उन डिजिटल जितनी भी प्रक्रिया है वो डिजिटल प्रक्रिया को एक डेटाबेस में बदल देती है। तो इसका कारण क्या हो कि हमारे पास डेटा आ जाता है जिसका हम एनालिसिस कर सके, एनालिसिस हम कर सके। 2024 में प्रवाह आया, 2023 में सारथी बताया ने, और इसने जो है आरबीआई के जो नियामक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से डिजिटल एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया, और यही डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है अब आरबीआई को बहुत सुचारू रूप से और कुशल तरीके से काम करने की जो गति है वो बढ़ाने में फायदेमंद साबित हुआ है। सारथी क्या है, सारथी को डिटेल में देख लेते हैं। इसके फैक्ट एंड फिगर्स में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम देगी। राइट। तो सारथी जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, और ये आरबीआई के आंतरिक वर्कफ्लो को डिजिटल बनाने में मदद करता है। ये प्रणाली आरबीआई के कर्मचारियों को दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंटेशन को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने, एक दूसरे के साथ साझा करने और उन्नत डैशबोर्ड और रिपोर्ट के माध्यम से रिकॉर्ड का मैनेजमेंट और डेटा विश्लेषण में सुधार करने में हेल्प करती है, राइट।
ये सारी चीजें आप याद रखिएगा या ये डाटा देख लीजिएगा कि ये कहाँ कहाँ आपको ये काम देता है, राइट। कागज आधारित प्रक्रियाओं का उन्मूलन यानी पेपरलेस करना, पेपरलेस बनाना। ये प्रणाली डिजिटल सबमिशन और स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है, और इस पर जिसमें कागज पर जो निर्भरता है, जो पेपर पे सारा काम होता था, वो अब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे धीरे, राइट। ये 40 से अधिक स्थानों पर 13,500 से अधिक कर्मचारियों को सपोर्ट करता है। देखिए 40 से अधिक जगह पर 13,500 से अधिक कर्मचारियों को सारथी के माध्यम से फायदा पहुंच रहा है। मतलब इसके फायदे क्या है? बेहतर सहयोग, कर्मचारी विभागों में सुरक्षित रूप से फाइलें साझा कर सकते हैं, राइट। जितने भी कर्मचारी हैं उनके बीच में एक बेहतर सहयोग भी बन रहा है, टीम की भावना भी बढ़ रही है, और बिना लीकेज हुए, बिना कहीं कोई लीक हुए सारी फाइलें एक दूसरे के साथ वो साझा कर सकते हैं। एडवांस विश्लेषण होता है, बेहतर निर्णय लेने के लिए डैशबोर्ड है, और इसका एकीकरण भी किया गया है। बेहतर परिचालन क्षमता है, प्रक्रिया का स्वचालन, कार्य प्रबंधन है, प्रदर्शन है, ट्रैकिंग किया जा सकता है, उसको सुव्यवस्थित तरीके से आप लोग मतलब जो कर्मचारी उसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि डाटा कहाँ जा रहा है। देखिए बैंक से ही सारे घोटाले होते थे, आपने देखा हर्षद मेहता स्कैम कैसे हुआ, कि किस तरह से वो जो बैंक नोट ले रहा है और वो सब चीजें। तो अब जब डिजिटल रहेगा तो आपको तुरंत दिखेगा कि अरे ये यहाँ पे लूप होल्स है, राइट। एकीकृत डेटाबेस है, जो दस्तावेज है उनके लिए केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा, और खंडित मैनुअल और डिजिटल प्रक्रियाओं की ये जगह लेगा। प्रवाह डिजिटल विनियामक अनुप्रयोग पोर्टल कहा जाता है इसे, ये मई 2024 में लॉन्च किया गया, राइट। अभी ऐसे साल हो जाएगा, और इसको लॉन्च करके अपने जो डिजिटल परिवर्तन है उसके रूप में दूसरा कदम उठाया है। पहला कदम सारथी, ये पहल जो बाहरी विनियामक है, राइट, बाहर के उनके अनुप्रयोगों पर केंद्रित है, जिसके कारण जो यूजर्स हैं वो यूजर्स आरबीआई को डिजिटल रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अपनी जो भी समस्या है, जो भी अनुरोध है आरबीआई से, जो भी अर्ज करना है, जो भी करना है, आप डिजिटली ही भेज सकते हो, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये सारथी के साथ एकीकृत होता है। ये मॉडल उसी का एडवांस मतलब अगला मॉडल है सारथी के साथ, मगर ये कोऑप करता है, कोऑपरेटिव की तरह काम करता है। इसका डिजिटलीकरण करना है। अब तक 70 से अधिक विभिन्न विनियामक अनुप्रयोगों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, और इसने बाहरी उपयोगकर्ता को आरबीआई के विनियामक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल माध्यम प्रस्तुत मतलब प्रेजेंट कर दिया है, राइट। इन पहलों ने कागज आधारित प्रस्तुतियों के उपयोग को कम कर दिया है। इन दोनों चीजों ने, कौन सी? प्रवाह और सारथी, इन दोनों ने जो है कागज यानी पेपरलेस कर रहा है, पेपरलेस, राइट। आरबीआई की जो आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया है उसमें सुधार हुआ है। सारथी के साथ एकीकरण हो चुका है, इसका प्रवाह के माध्यम से बहुत आसान तरीके से दोनों का एकीकरण हो चुका है, और डेटाबेस के द्वारा भी संसाधित इसको किया जा रहा है। केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा ढांचा है, ये बढ़ी हुई सुरक्षा और डिजिटल ट्रैकिंग ये दोनों प्रदान कर रहा है। बड़े पैमाने पर इसको अपनाया जाना है, राइट। 2024 के अंत तक प्रवाह के माध्यम से 2000 से अधिक आवेदन दायर किए गए थे। मासिक आवेदनों में 80% की वृद्धि हुई है, और ये आसानी से दक्षता की ओर जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें थी आरबीआई के संदर्भ में। अब अगली खबर देख लेते हैं, रायसीना डायलॉग। रायसीना नाम सुनते आपको समझ आया होगा कि किस तरह से एक सत्ता की बात हो रही है, सत्ता के गलियारे की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, इन्होंने 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग उसका 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। वार्षिक रायसीना डायलॉग जो है उसका ये 10वां संस्करण है, 17 से 19 मार्च 2025 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित है, राइट। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो है क्रिस्टोफर लक्सन, इन्होंने रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण के ये मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, और क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। रायसीना डायलॉग के संदर्भ में देख लेते हैं क्या है ये। रायसीना डायलॉग जो है ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ग्लोबल मुद्दे हैं, दुनिया भर के जो ग्लोबल इश्यूज है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, दोनों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और जो ग्लोबल इश्यूज है उनके ऊपर चर्चा करना, ग्लोबल इश्यूज के ऊपर ध्यान आकृष्ट करना, ध्यान देना, राइट। दुनिया भर में भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ है भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र के,
जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं उनको एक कॉमन मंच प्रदान करता है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा पर ये चर्चा करते हैं और संवाद के माध्यम से इसके ऊपर किस तरह का समाधान खोजने का प्रयास होता है। मान लीजिए जैसे युद्ध के ऊपर है, पानी की समस्या है, जलवायु परिवर्तन है, ये सब चीजें, राइट। इसका नाम दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ियाँ है, जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपनी कोलकाता से आज का कोलकाता या कलकत्ता जो भी बोल लीजिए, कलकत्ता से राजधानी जो है कैपिटल दिल्ली लाए थे। तो इन्होंने रायसीना पहाड़ी पर अपना जो है राजधानी बसाई थी। ये एक प्रतीकात्मक रूप से तब से भारत सरकार यानी सत्ता का वो प्रतीक है, तो भारतीय सरकार की सत्ता की सीट का भी ये प्रतिनिधित्व करता है, राइट। पहला रायसीना डायलॉग 2016 में हुआ था और तब से अब तक ये हर साल आयोजित किया जाता है। रायसीना डायलॉग कोई सरकार आयोजित नहीं करता, इसका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय के सहयोग से और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये रायसीना डायलॉग आयोजित किया जाता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 1990 के दशक में हुई थी और ये नई दिल्ली में स्थित एक निजी थिंक टैंक है, राइट, निजी थिंक टैंक। और ये एक एनजीओ भी है, गैर लाभकारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्वतंत्र संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु, अर्थशास्त्र इस पर रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रस्तुत करता है, राइट। इस वर्ष का जो संस्करण है उसकी थीम या विषय, क्या थीम है इस वर्ष की? काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह, ये है। और जो वैश्विक चुनौती और स्थायी समाधानों पर विचार करता है, क्या है? काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह है, जो वैश्विक चुनौती और स्थायी समाधानों पर विचार करता है। चर्चाएं 6 विषयों यानी स्तंभों पे है, जिनमें राजनीति, बाधित, ग्रीन ट्रिलेमा, उनका समाधान, डिजिटल ग्रह आदि शामिल है। लगभग 125 देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ होगा। देख लीजिए कितना बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा डायलॉग है ये। 125 देशों के प्रतिनिधि यहाँ रहेंगे, जिसमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर, व्यापारिक नेता, शिक्षाविद, रणनीतिक मामलों के लोग, विशेषज्ञ, फॉरेन पॉलिसी के जानकार, ये सभी लोग इसमें आएंगे। ये समकालीन वैश्विक चुनौतियां अभी जो है, इनके अवसर, राजनीतिक नेताएं, उद्योग, मीडिया, नागरिक समाज, इन सभी के लिए एक चर्चा के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने का काम करता है। अगली खबर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है यानी ऐप है। ये केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की जो मंत्री निर्मला सीतारामन, इन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIES इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ऐप जो इच्छुक उम्मीदवार है उनके लिए रजिस्ट्रेशन या अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन बना देने के लिए एक सरल प्रक्रिया बनाता है और इसको बहुत ही सिंपल डिज़ाइन किया गया, जो रियल टाइम में ये अपडेट होता है और एक इंटरफेस भी इसका इतना इजी है कि आप आराम से उस पर जाके कोई भी व्यक्ति वहाँ आराम से इसको यूज़ कर सकता है। ये यूज़र फ्रेंडली है, राइट, यूज़र फ्रेंडली है ये, राइट। ऐप PMIES ये जो है दूसरे दौर के लिए भी आसान पंजीकरण और सक्षम करेगा और ये 31 मार्च तक खुला रहेगा। ये ऐप जो लोग हैं, जो बेरोजगार के लिए खास करके इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? व्यापक स्मार्टफोन उपयोग का लाभ उठाना और जो सीमित कंप्यूटर पहुंच को दूर करना और अधिक उपयोग यूजर्स को लाना और अनुकूल विकल्प उसको प्रदान करना। ऐप लॉन्च के साथ ये कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन करेंगे या जो आवेदन करेंगे उनकी सहायता के लिए कोलकाता में एक PMIES एक समर्पित सुविधा केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। सुविधा केंद्र कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ इनकी एक संयुक्त पहल है। इन दोनों की एक संयुक्त पहल है ये। इस पहल से पहुंच में सुधार होगी उम्मीद है और इसमें युवा उम्मीदवारों इस योजना के तहत इंटर्नशिप का लाभ उठा सकेंगे। ये रोजगार, कौशल, अवसर इन सभी को बढ़ाएगा और सरकार की एक प्रतिबद्धता है कि हम भारत के लोगों को
करोड़ों युवाओं को हम रोजगार देंगे, उनको कौशल देंगे, स्किलफुल बनाएंगे, एआई तक हम उनको लेके जाएंगे। इसलिए विश्वकर्मा योजना जैसे से लेके एआई मिशन, एआई इंडिया मिशन तक हमने सरकार ने लॉन्च किया हुआ है, राइट। नए लॉन्च किए PMIS मोबाइल ऐप का उद्देश्य इंटर्नशिप के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है उसको सरल बनाना है और उसको बढ़ाना भी है। इस पहल में जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे सीख रहे हैं उनको उद्योग की अपेक्षाओं के बीच मतलब जो भी खाई है उसको पाटने की उम्मीद करेगा और भारत की युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक कंपनी है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन है कि किसी एक युवा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने स्किल होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए। उसको टाइपिंग आती हो, मान लो टाइपिंग, उसको इंग्लिश उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, मान लो उसको एक्सेल सीट वगैरह बनाना आता हो, या मान लीजिए उसको कुछ क्रिएटिव आइडियाज उसको आते हो, या जो भी अन्य कोई भी स्किल। तो ये स्किल को क्या होगा, ये कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसको यही पता चल जाएगा कि हाँ हाँ ये तो ये स्किल हमें एक्वायर करने चाहिए, ये स्किल हमें आने चाहिए। तो वो सीखेगा तो उसको नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही इसका एक मुख्य उद्देश्य है, राइट। इसमें आसान पंजीकरण है, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, लेआउट भी बहुत बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया गया है और नेविगेशन भी बहुत सहज है इसमें। रियल टाइम में ये अपडेट होता रहता है। उम्मीदवार नए इंटर्नशिप अवसरों के लिए उम्मीदवारों को सूचित भी करेगा, यानी नोटिफिकेशन भेजेगा, और आवेदनों के लिए एक सहज और पारदर्शी प्रक्रिया भी ये प्रदान करेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैंने कहा था कि जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं उन क्लासेस को, करंट अफेयर चाहे आज पढ़ाओ, कल पढ़ाओ, परसों पढ़ाओ, उससे 4 दिन पहले पढ़ाओ, इन सभी करंट अफेयर्स को मर्ज करके हम एक रैपिड, बहुत ही कम समय में जो है हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे न्यायाधिकरण को संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? ये 44वां संशोधन अधिनियम, बी 42वां संशोधन अधिनियम, सी 73वां संशोधन अधिनियम, या डी 61वां संशोधन अधिनियम। तो ये जो है 42वां संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, बी इज द राइट आंसर। ये 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारी चीज बदली गई थी और ये समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर, सोशलिस्ट सेकुलर, सोशलिस्ट सेकुलर और संप्रभु, इस शब्द को, जो अखंडता का शब्द को जोड़ा गया था। और इसमें जो है 51 ये भी जोड़ा गया था, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट, वैसे हमारे फंडामेंटल क्या जोड़ी गई, ड्यूटीज, ड्यूटीज जोड़ी गई। 51 ये भाग जोड़ा गया और इसमें 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया है, 10 फंडामेंटल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारत सरकार ने एआई सुरक्षा के लिए किस मिशन के तहत एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ये ISI की स्थापना की है? डिजिटल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन, मेक इन इंडिया मिशन। मेक इन इंडिया तो क्या, ये तो हो ही नहीं सकता। स्किल इंडिया मिशन एक हो सकता है, बट इसमें एआई का जुड़ा हुआ है, तो आप इसे आसानी से टिक भी कर सकते हो, इंडिया एआई मिशन। इसको करोड़ों रुपए दिए गए हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से सरकार चाह रही है कि देश भर में 15,000 से अधिक शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाए, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाए, कई जगह पे लैब्स बनाई जाए देश भर में। इसका बहुत बड़ा ये मिशन है भारत अपने। और बताइएगा एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है, ये भी बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रहे NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, को कौन नियंत्रित करता है, राइट? NBFC केवल वित्त मंत्रालय, केवल भारतीय रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय RBI, और डी केवल सेबी, राइट। तो इसका सही आंसर है कॉर्पोरेट मंत्रालय एंड RBI। कॉर्पोरेट मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय और RBI, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। ये अरबी गोंद होता है, एकेसिया गम,
राइट। इसका मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? ए सूडान, बी नाइजीरिया, सी चाड और डी ऑस्ट्रेलिया। अरबी गोंद जिसे बोला जाता है, अकासिया गम, राइट। अकासिया गम जो है ये सूडान में ज्यादातर पाया जाता है। मुख्य उत्पादक देश इसका सूडान है, तो इसका सही आंसर है ये, राइट। इसका सही आंसर है ये। वालस लाइन किस क्षेत्र को अलग करती है? यूरोप और एशिया, बी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, सी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और डी अफ्रीका और यूरोप। ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। इसका सही आंसर है बी, राइट। ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। महिला उद्यमिता मंच WEP किसने शुरू किया? ए महिला एवं बाल विकास विभाग, बी राष्ट्रीय महिला आयोग, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और डी नीति आयोग। तो मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ और मुझे लगता है ये सवाल देखते ही आप इसका आंसर दे दोगे। इसके लिए मुझे इतना मैं कॉन्फिडेंट इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने इतने बार आपको ये महिला उद्यमिता मंच के बारे में पढ़ाई, और मैंने कल भी पढ़ाया, परसों भी आपको बताया था महिला उद्यमिता मंच के बारे में। और महिला उद्यमिता मंच की खासियत ये है कि ये महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही है, राइट। महिलाओं को स्कूल टाइम से ही, कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम से भी ये सारा का सारा चीज़ें जो है उनको विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इसके लिए नीति आयोग का एक बहुत ही बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, महिला उद्यमिता मंच इन्होंने बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है ये जो है उद्योग में आए और उद्यम, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो बिजनेस विमेन बने, इसी के लिए ये शुरू किया गया था। ये 8 मार्च 2018 को इसी लॉन्च किया गया था, ये विमेन्स डे पे उपलक्ष्य में। मतलब अगला सवाल देख लेते हैं। 2024 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया? मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, ये लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता ही होगा। ये बर्निहाट, बी लाहौर, सी कानपुर, डी कराची। और ये दुनिया का नंबर 1 शहर है जो अनफॉर्चुनेटली भारत में है, बर्निहाट, असम, मेघालय। मैंने अभी पढ़ाया था लास्ट वीक आपको कि सीमा पर स्थित है ये। और ये जो है ये बहुत ही दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में, दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में दुनिया के सबसे अधिक 20 जो प्रदूषित 20 शहर है, उनमें से 13 शहर भारत में है। भारत में ये बहुत ही डरावने आंकड़े मैंने पढ़ाया है आपको, वो पूरा लेक्चर पढ़ाया है। उसमें राजधानी दिल्ली भी दुनिया के राजधानी के मामले में नंबर 1 पर है, राइट। दिल्ली इज द नंबर 1 कैपिटल। एक महिला SHG सदस्य को लखपति दीदी के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए न्यूनतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? ये 50,000, बी 75,000, सी 1.5 लाख, डी 1 लाख। अब नाम में ही लखपति दीदी है। ये सवाल इसलिए भी आया है क्योंकि मोदी जी ने अभी दीदियों से बातचीत, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी, यानी बातचीत करी बुलाकर। तो देखिए लखपति दीदी ये योजना बहुत ही चर्चा में है, तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है। और ये सवाल का जवाब तो बहुत आसान है, फिर भी मुझे पक्का पता है कुछ न कुछ लोग गलत जरूर करके आएंगे। लगेगा 1 लाख तो कोई अमाउंट नहीं होती, हो सकता है 1.5 लाख आ जाए, तो तभी तो 1 लाख गिनेंगे हम। 1 लाख एग्जैक्ट 1 लाख कैसे होगा? तो टैक्स वैक्स भी चला जाता है, एक्स्ट्रा दिमाग भी लगा लेते हैं ना जहाँ लगाना नहीं चाहिए, तो ये भी होता है। नहीं, अब जहाँ लगाना है दिमाग वहाँ तो लगाना नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग वहाँ लगाएंगे जहाँ जरूरत नहीं है। अबे दिखा 1 लाख मार दो, ठीक देखी जाएगी।
लखपति दीदी, राइट। ये बहुत चर्चा में है लखपति दीदी, आप इसे याद रखिएगा। कौन सी राज्य सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMAABHIM को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली है? ये महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी कर्नाटक, डी गुजरात। दिल्ली। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन लागू होने वाला है। रेखा गुप्ता दिल्ली की CM, और दिल्ली में बीजेपी का राज है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट। तो ये चीज़ अभी यहाँ होने वाली है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL के अध्यक्ष कौन है? ये प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डी भारत के राष्ट्रपति। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। भारत के प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, राइट। ये सर्वोच्च निकाय है वन्यजीव से संबंधित। दिस इज द सर्वोच्च निकाय, राइट। ये वन्यजीव के संदर्भित सर्वोच्च निकाय वन्यजीव से संबंधित। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना है उसकी, राइट। इसके तहत बना है। वैसे NBW का बोर्ड जो है 1952 से ही कार्यरत है, पर इसको वैधानिक दर्जा मतलब इसमें आ गया है, राइट। ये वन्यजीव, भारतीय वन्यजीव बोर्ड से भारतीय वन्यजीव जो बोर्ड था उसको ये इसमें 1952 में बना था। भारतीय वन्यजीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ये 1952 में, उसी से जो है 2003 में इसका गठन किया गया, NBWL, राइट। उसी में ये इसको पुनर्गठित किया गया भारतीय वन्यजीव बोर्ड के, इसी को NBW यानी कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड इसको बनाया, मतलब ये बनाया गया 2003 में, राइट। तो चलिए, ये सारी खबरें थी, मतलब करंट अफेयर, वन लाइनर करंट अफेयर, और ये वन डे के मतलब जो वन लाइनर हमारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस वाले। तो आई होप आपको अच्छा लगेंगे। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ये जो नया इनिशिएटिव हमने शुरू किया कि एक ही जगह आपको सारा क्लब करके दिया जाए, ये भी आपको कैसे लग रहा है, ताकि आपको अलग अलग ना देखना पड़े, एक ही जगह आपने डाउनलोड कर लिया, देख लिया, 1 घंटे में आपका सारा का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये नया इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, पुराना वाला अच्छा था, जो भी आपको लग रहा है आप अपने कमेंट, आपके सुझाव, आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, हम उन पर अमल भी करेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए कि कमेंट करके। क्लासेस को आप अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए, लाइक भी करिए, और क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।